एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 9 कर रहे हैं और पार्ट भी 9 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा डायमंड को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पीएससी या बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि ग्रासलैंड्स 2 टाइप्स के थे जो कि क्लाइमेट के आधार पर डिवाइड किए गए थे। तो एक तो था टेम्परेट ग्रासलैंड और दूसरा था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा रीजन में पाया जाता है। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये मिड लैटिट्यूड रीजन्स कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में पाए जाते हैं। और कुछ नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड्स के जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है प्रेरीज हो गया, फिर स्टेपेज हो गया, पैम्पाज हो गया, वेल्ड हो गया, और भी हैं लेकिन ये कुछ मुख्य टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। तो हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है द प्रेरीज। तो जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और ये जो वर्ड है प्रेरी, ये लैटिन वर्ड प्राइता से निकला है जिसका अर्थ होता है मेडो, यानी कि घासीय मैदान। प्रेरीज जो होते हैं वो 2 मीटर हाई ग्रासेस होते हैं इनके, और इन्हें सी ऑफ ग्रास भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घास पाए जाते हैं। और इनका जो लोकेशन है ये अगर हम देखें तो इनके वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन्स हैं और ईस्ट साइड में ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के मैप में अगर देखेंगे तो वेस्ट में रॉकी माउंटेन मिलेगा और ईस्ट में ग्रेट लेक्स, जिसके बीच में प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं। ये वैसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे फ्लैट या फिर हल्का ढलान या थोड़ा पहाड़ी इलाका हो। और प्रेरीज में अधिकतम पेड़ नहीं पाए जाते, लेकिन जहाँ पे रिवर वैलीज होते हैं वहाँ पे कुछ पेड़ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पार्ट्स को कवर करता है और कनाडा के भी कुछ पार्ट्स को कवर करता है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मिसिसिपी रिवर है अगर आप मैप में देखेंगे तो वो इसी प्रेरीज वाले रीजन में अपने ट्रिब्यूटरीज को ड्रेन करवाती है। यानी कि मिसिसिपी रिवर के कुछ जो सहायक नदियां हैं वो प्रेरीज में जाकर के ड्रेन होती हैं। और वहीं कनाडा का जो एक नदी है जिसका नाम है सस्कचेवान, इसके भी जो सहायक नदियां हैं वो प्रेरीज में जाकर के ड्रेन करती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया है, इसमें अच्छे से लोकेट किया है प्रेरीज को। तो आप देख सकते हैं कि इसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स है और इसके ईस्ट में यहाँ पे ग्रेट लेक है और यहाँ पे सुपीरियर लेक है और बहुत से लेक है इधर में। और अगर आप नदी की बात करें तो यहाँ पे वो मिसिसिपी रिवर आपको दिख जाएगा और आप मैप खोल कर देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट कह रहा है कि जो प्रेरीज ग्रासलैंड में रहने वाले लोग थे वो नेटिव अमेरिकन्स थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था। ये जो थे ये मूल निवासी थे नॉर्थ अमेरिका के। और यहाँ पे और भी कई ट्राइबल्स पाए गए थे जो रहते थे, वो थे अपाचे, द क्रो, द क्री और पॉनी। तो देखिए ये सारे टर्म्स और ये सारे लोकेशन और ये माउंटेन्स वगैरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा माउंटेन कौन से कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये हमें याद रखते चलना है। अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रेरीज का जो क्लाइमेट है उसके बारे में बता रहा है। तो प्रेरीज जो है वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर भाग में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। समर में ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और विंटर में ये -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि विनिपेग कनाडा में रिकॉर्ड किया गया था -20 डिग्री सेल्सियस। इस समय पे बर्फ की बिल्कुल मोटी चादर से ये पूरा ग्रासलैंड ढक जाता है। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो मॉडरेट होता है 50 सेंटीमीटर तक।
जिसके कारण जो वहाँ का सॉइल है उसे ये फर्टाइल बना देता है और फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल हो जाता है। अब यहाँ पे एक लोकल हॉट विंड चलता है, गर्म हवा, जिसे चिनूक कहा जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ मैप में देखें तो यहाँ नॉर्थ और साउथ में कोई भी बैरियर्स नहीं है, तो इसीलिए गर्म हवा चलती है, जिसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। क्योंकि जब ठंड में बर्फ की मोटी चादर से वो पूरा ग्रासलैंड ढक जाता है तो ये चिनूक के चलने से वो पिघल जाता है, जिसके कारण जो घास वाले मैदान होते हैं वो खुल जाते हैं और जानवरों को चरने में काफी मददगार होते हैं। उसके बाद हम लोग इसके फ्लोरा एंड फाउना के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल ही पेड़ नहीं पाए जाते हैं बहुत से एरिया में, लेकिन जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जो ट्रीज उगते हैं, जैसे कि विलोज हो गए, एल्डर्स हो गए, पॉपुलर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉप्स उगते हैं जो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल में उगते हैं उन एरियाज में, तो वो है मेज हो गए और पोटैटोज हो गए, सोयाबीन हो गए, कॉटन हो गए। अल्फा अल्फा जो है ये, इसे हिंदी में कहा जाता है लूसर्न घास। ये काफी न्यूट्रिएंट्स वाला ग्रास होता है जो यहीं उगता है। और जिस क्षेत्र में बिल्कुल थोड़ा रेनफॉल होता है वहाँ पे छोटे छोटे घास उगते हैं, वो घास स्पार्स होते हैं। स्पार्स यानी कि कम घना, ठीक है। और ये एरिया पशुपालन के लिए काफी सुटेबल होता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े कैटल फार्म्स बनाए जाते हैं जिन्हें रैंचेस कहा जाता है। और इन कैटल्स की जो देखभाल करते हैं स्टडी मैन होते हैं, यानी कि मजबूत आदमी, जिन्हें काउ बॉयज कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइसन के बारे में कह रहा है। तो बाइसन जो है ये एक अमेरिकन बफेलो है जो कि इस रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट जानवर है। अब ये प्रोटेक्टिव स्पीसीज में आ गया है क्योंकि इसका अधिक मात्रा में हंटिंग करने की वजह से इसकी स्पीसीज बहुत ही कम बची है। और भी दूसरे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि रैबिट्स हो गए, कोयोटोस हो गए, गोफर्स हो गए और प्रेरी डॉग्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ के लोग काफी हार्ड वर्किंग हैं और ये अपने टेक्नोलॉजी से सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भरपूर मात्रा में यूज करते हैं। जो ये इसी रीजन में लोकेटेड हैं और नॉर्थ अमेरिका में वो लोग साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, और साथ ही साथ वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कंबाइंस यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिससे जो फूड प्रोड्यूस है वो सरप्लस हो जाता है। और इसीलिए प्रेरीज को वर्ल्ड ऑफ ग्रैनरीज कहा जाता है, यानी कि अन्न भंडार की दुनिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ का। और इतना बड़ा होने के कारण वहाँ पे एक डेयरी बेल्ट भी बना हुआ है जो कि ग्रेट लेक से अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ है। वहाँ पे कोल एंड आयरन जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और आखिर में कह रहा है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इसलिए वो बहुत ही इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज बताया है कि जो अमेरिकन प्रेरीज में जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जहाँ पे ये प्रेरीज फैले हुए हैं, तो वो है शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कांसास, डेनवर। और जो कनेडियन प्रेरीज यानी कि कनाडा में जो प्रेरीज फैले हुए हैं जिन जिन सिटीज में, वो हैं एडमॉन्टन, सस्काटून, कैलगरी और विनीपेग। तो देखिए ये सारे सिटीज हमें याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं सिटीज एंड कंट्रीज का मैच द फॉलोइंग में। अब हम लोग आगे यहाँ पे द वेल्स देखेंगे जो कि दूसरा ग्रासलैंड है। तो जो वेल्ड है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और इसका जो नाम है ये एक डच के द्वारा रखा गया था जब अफ्रीका ब्रिटिशर से कोलोनाइज्ड हुआ था उसके पहले। तो वेल्ड जो होते हैं वो हल्के ऊंचे नीचे पठार यानी कि प्लेट्यू पे पाए जाते हैं, जो कि 600 मीटर से 1100 मीटर के ऊंचे नीचे पठार होते हैं। इसके ईस्ट में ड्रैंकेंसबर्ग माउंटेन आपको दिख जाएगा और इसके वेस्ट में कालाहारी डिजर्ट दिख जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में हाई वेल्ड्स दिख जाएंगे जो कि 1600 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। और वेल्ड के द्वारा जो जो कंट्रीज कवर्ड हैं वो हैं साउथ अफ्रीका, लेसोथो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नाम्बिया, इस्वातिन। इसका जो फॉर्मल नेम है वो है स्वाजीलैंड। और जो वेल्ड है वहाँ पे ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो रिवर के
ट्रिब्यूटरीज आकर के ड्रेन होती हैं। अब आगे हम लोग वर्ल्ड का क्लाइमेट देखेंगे। तो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, मिल्ड है इंडियन ओशन की वजह से। यहाँ पे जो विंटर होता है वो कोल्ड एंड ड्राई होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जुलाई का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा मंथ होता है। यहाँ पे जो समर होता है वो शॉर्ट एंड वार्म होता है। जॉनसनबर्ग में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रिकॉर्ड किया गया था गर्मियों में। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में रेनफॉल रिसीव करता है, मतलब उस समय यहाँ पे बारिश होती है। इसका रीजन है वार्म ओशन करंट्स, जिसके कारण नवंबर से फरवरी में वर्षा होती है। और यहाँ पे सूखा आने का भी संभावना हो जाता है, क्योंकि जब विंटर आता है तो बारिश नहीं होता है, और वो समय होता है जून से लेकर के अगस्त तक। अब यहाँ के हम लोग फ्लोरा एंड फौना को देखेंगे। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो स्पार्स है, यानी कि बिल्कुल कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घास हैं। बुशेस वर्ल्ड में अगर देखें, मतलब झाड़ी वाले घास मैदान में देखें, तो वहाँ पे रेड ग्रास पाए जाते हैं। और अगर हाई वेल्ड्स की तरफ देखें तो वहाँ पे कुछ पेड़ पाए जाते हैं जो कि अकाशिया और मरोला हैं। और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो है लायन, लेपर्ड, चीता और कुडू। अब यहाँ पे हम लोग लोगों के बारे में देखें कि कैसे किस प्रकार से वर्ल्ड में लोग रहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो पशुपालन और माइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। यहाँ पे जो कैटल रियरिंग है ये गर्म और बारिश वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे खास कर ये लोग भेड़ का पालन पोषण करते हैं। उसमें भी जो ब्रीड है मेरिनो शीप का नस्ल के भेड़ का ये लोग सबसे ज़्यादा पालन पोषण करते हैं, क्योंकि इसका जो वूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो ये वूल के लिए भेड़ का भी पालन पोषण करते हैं। यहाँ की मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं है कुछ जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे जो घास है वो स्पार्श है, जिसके कारण काफी सूखा और बंजर जमीन देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे जो मिट्टी फर्टाइल है वहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है मेज, व्हीट, बैर्ली, ओट्स, पोटैटो। और जो कैश क्रॉप्स हैं वो टोबैको, सुगर केन, कॉटन। यहाँ पे डेयरी फार्म भी ये लोग करते हैं, जिसमें वो बटर और चीज बनाते हैं, जो कि डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट में भी काम आता है। वर्ल्ड में काफी हद तक मिनरल्स और इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो माइंस पाए जाते हैं वो हैं कोल, आयरन, गोल्ड एंड डायमंड। डायमंड माइन जो है ये किम्बरेले में पाया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। और वहीं जो गोल्ड माइन है वो जॉनसनबर्ग में पाया जाता है, और इसीलिए जॉनसनबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं वो है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री। अब एक चीज यहाँ पे बता रहा है कि गोल्ड और डायमंड माइन की वजह से ये लोग ट्रेड रिलेशन बिल्ड करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन बाद में वही ब्रिटिशर्स इन्हें कॉलोनाइज कर लेते हैं। तो ये एरिया जो है ये मिनरल से काफी भरपूर रिच रीजन है। साथ ही साथ यहाँ पे हर टाइप के ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में प्रेरीज के बारे में देखा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। और फिर हम लोगों ने उसका लोकेशन देखा, जिसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन है और ईस्ट में ग्रेट लेक है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ का क्लाइमेट देखा, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, और वहीं पे चिनूक जैसे लोकल हॉट विंड बहता है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लोरा एंड फाउना देखा, जहाँ पे हम लोगों ने बाइजन के बारे में देखा, जो वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिकन बफेलो है। फिर हम लोगों ने वहाँ के लोगों के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने वेल्स के बारे में देखा, जो साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला ग्रास लैंड है। फिर हम लोगों ने वहाँ के क्लाइमेट को देखा, जो कि कोल्ड एंड ड्राई विंटर है एंड शॉर्ट एंड वार्म समर है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लोरा एंड फाउना देखा, जहाँ पे रेड ग्रास ग्रोस करते हैं और कई जानवर भी थे। फिर हम लोगों ने वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशंस देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पे आयरन, कोल, गोल्ड और डायमंड माइन देखा, जो कि डायमंड माइन है किम्बेरले में और गोल्ड माइन है जॉनसनबर्ग में। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।